Welcome to YC Creation, where learning becomes clear and success begins. आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जो सीटेट और टेट की तैयारी करने वाले हर कैंडिडेट के लिए मैं कहूंगी एक गोल्ड माइन जैसा है। बिल्कुल। टॉपिक है गणित के जादूगर ज़ोल्किन डीन्स का सिद्धांत। हाँ, जादूगर शब्द का इस्तेमाल आपने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि डीन्स ने सच में गणित को बच्चों के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक डरावने सब्जेक्ट से एक मजेदार खेल में बदल दिया। और सीटेक में इस पर सवाल तो आते ही आते हैं हमेशा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हमारे पास जो भी सोर्सेज हैं उनकी मदद से डीन्स के सिद्धांत को पूरी तरह डिकोड करना है। मतलब रटना नहीं, बल्कि ये समझना है कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो चलिए एक हाइपोथेटिकल बच्ची, मान लीजिए रिया, के नजरिए से इस पूरे सफर को देखते हैं। रिया वो बच्ची है जिसे नंबर से डर लगता है, जिसे लगता है कि मैथ्स उसके बस की बात नहीं है। डीन्स इस बच्ची की मदद कैसे करेंगे? ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। देखिए, जो पारंपरिक क्लासरूम होता जी, उसमें रिया को सीधे ब्लैक बोर्ड पर 2+2 = 4 लिखा हुआ मिलता, और उसे अपनी कॉपी में 10 बार लिखने को कहा जाता। बिल्कुल। डीन्स ने कहा ये तरीका गलत है, ये तो बच्चे को तैरना सिखाने के लिए उसे सीधे गहरे पानी में फेंकने जैसा है। अच्छा। उनका मानना था कि असली लर्निंग एक प्रोसेस से होती है, एक क्रम से होती है। पहले बच्चा करके सीखता है, फिर उसे समझता है, और नियम और फॉर्मूला तो वो तो सबसे आखिर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रोसेस को खोल कर देखते हैं। डीन्स ने इस पूरे सीखने के सफर को, जहां तक मुझे पता है, 6 स्टेजेस में बांटा है ना? जी बिल्कुल, 6 चरण, और यही उनकी थ्योरी का, आप कह सकते हैं, कोर है, उसकी आत्मा है। तो रिया के लिए पहला दिन, पहला स्टेज कैसा होगा? हमारे सोर्सेस कहते हैं इसे मुक्त खेल का चरण या फ्री प्ले स्टेज कहते हैं। जी, फ्री प्ले स्टेज। आप कल्पना कीजिए, रिया क्लास में आती है और टीचर उसे डांटने या कुछ पढ़ाने के बजाय उसके सामने रंग बिरंगे ब्लॉक्स, क्यूब्स, मोती, ये सब रख देती है और कहती है, चलो इनसे खेलो। बस, कोई नियम नहीं, कोई गोल नहीं। कोई नियम नहीं, पूरी आजादी। रिया चाहे तो उनसे घर बनाए, टावर बनाए, या बस उन्हें एक डिग्डे से दूसरे में डाले। लेकिन एक मिनट, कई टीचर या पेरेंट्स तो कहेंगे कि ये तो बस टाइम पास है, इसमें मैथ्स कहाँ है? सही सवाल है। क्या हम क्लास का कीमती समय बर्बाद नहीं कर रहे हो? ये सवाल बहुत वाजिब है और अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। इसका पहला और सबसे बड़ा मकसद है रिया के मन से गणित का डर निकालना। अच्छा। जब गणित ब्लॉक्स और मोतियों की शक्ल में आता है तो वो एक दोस्त लगता है, कोई दुश्मन नहीं। वो उस मटेरियल के साथ सहज हो रही है, उसके टेक्सचर को, उसके वेट को, शेप को समझ रही है। ये एक अनौपचारिक एक्सप्लोरेशन है। सीटेट के लिए की पॉइंट यही है। डीन्स के अनुसार सीखने की नींव हमेशा एक तनाव मुक्त और मजेदार माहौल में रखी जानी चाहिए। समझ गई। तो पहला कदम है डर भगाना और दोस्ती करवाना। अब जब रिया के ब्लॉक से दोस्ती हो गई तो आगे क्या? दूसरा चरण है नियमबद्ध खेल का चरण, गेम्स विद रूल्स। ये फ्री प्ले से अलग कैसे है? अब टीचर उस खेल में धीरे से एक नियम इंट्रोड्यूस करता है। अच्छा। खेल बंद नहीं होता, बस उसे एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। जैसे टीचर कह सकती है, रिया चलो एक गेम खेलते हैं, हम दोनों बारी बारी से 5-5 ब्लॉक्स उठाकर एक टावर बनाएंगे। देखते हैं किसका टावर ज्यादा ऊंचा बनता है। या शायद तुम्हें इन सारे ब्लॉक्स को रंग के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में रखना है। एकदम सही। तो अब आजादी थोड़ी कम हो गई और एक गोल मिल गया। अच्छा, तो अब आजादी थोड़ी कम हो गई और एक गोल मिल गया। लेकिन अगर रिया हारने लगे या नियम उसे मुश्किल लगे तो क्या उसका फ्रस्ट्रेशन उसे वापस डरा नहीं देगा? बहुत अच्छा पॉइंट है, और यहीं एक अच्छे टीचर की भूमिका आती है। नियम ऐसे होने चाहिए जो चैलेंज तो करें पर बच्चे को फ्रस्ट्रेट ना करें। मतलब बहुत धीरे धीरे। हाँ, बहुत धीरे धीरे। यहाँ बच्चा अनजाने में ही स्ट्रक्चर, पैटर्न और सीमाओं को समझना शुरू कर देता है। वो सीख रहा है कि चीजें रैंडम नहीं होती, उनके पीछे एक लॉजिक होता है। ये स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग की तरफ रिया का पहला कदम है। ठीक है, तो पहले आजादी से खेलना, फिर हल्के फुल्के नियमों के साथ खेलना। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है समानता की खोज का चरण, सर्चिंग फॉर कॉमनैलिटी। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। यहाँ रिया क्या खोज रही है? यहाँ से असली जादू शुरू होता है। इस स्टेज पर रिया अब अलग अलग खेलों और एक्टिविटीज के बीच कनेक्शन ढूंढना शुरू कर देती है। एक जासूस की तरह। हाँ बिल्कुल, एक जासूस की तरह जो पैटर्न्स खोज रही है। वो सोचने लगती है, अरे कल हमने जो ब्लॉक्स वाला गेम खेला था उसमें भी चीजों को ग्रुप में बांट रहे थे,
और आज जो मोतियों वाला गेम खेला उसमें भी ग्रुप बना रहे हैं। दोनों में कुछ तो एक जैसा है। मतलब वो अलग अलग अनुभवों से एक कॉमन आइडिया निकाल रही है। Exactly. या फिर वो ये नोटिस कर सकती है कि जब भी मैं 2 ब्लॉक्स के ढेर में 2 और ब्लॉक्स डालती हूं तो टोटल 4 हो जाता है। और जब 2 मोतियों में 2 और मोती मिलाती हूं तब भी टोटल 4 हो जाता है। अच्छा, वो अभी 2 + 2 = 4 नहीं जानती, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को अपने अनुभव से पकड़ रही है। वाह, मतलब वो समझ रही है कि ये नियम सिर्फ ब्लॉक्स पर नहीं बल्कि मोतियों पर भी लागू होता है। मतलब ये एक यूनिवर्सल रूल है। बिल्कुल, ये एब्स्ट्रैक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा लीप है। वाह, मतलब अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो ठोस चीजों के साथ हो रहा था जिन्हें रिया छू सकती थी, देख सकती थी, लेकिन अब वो अपने दिमाग में आइडियाज बनाने लगी है। तो चौथा चरण, निरूपण का चरण, रिप्रेजेंटेशन स्टेज, इसे कैसे आगे बढ़ाता है? ये स्टेज एक पुल की तरह है जो कॉन्क्रीट वर्ल्ड मतलब ठोस दुनिया को एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड यानी अमूर्त दुनिया से जोड़ता है। एक ब्रिज। जी। अब टीचर रिया को कहती है, रिया, तुमने जो ब्लॉक्स का टावर बनाया है, क्या तुम उसे कागज पर बनाकर दिखा सकती हो? अब रिया उन फिजिकल ब्लॉक्स को कागज पर पिक्चर्स, ड्राइंग्स या शायद टैली मार्क्स के रूप में रिप्रेजेंट करना सीखती है। तो अगर उसे 5 और 3 ब्लॉक्स जोड़ने हैं तो वो 5 ब्लॉक्स का चित्र बनाएगी, फिर 3 ब्लॉक्स का चित्र बनाएगी और फिर उन सबको गिनकर 8 लिखेगी। एकदम सही। ये एक बहुत ही क्रूशल स्टेप है। कई बार हम बच्चों को सीधे सिंबल्स पर ले जाते हैं जो उनके लिए एक विदेशी भाषा की तरह होते हैं। ये स्टेज उस भाषा को सीखने से पहले उसकी पिक्चर डिक्शनरी बनाने जैसा है। बच्चा सीख रहा है कि असल दुनिया की चीज को कागज पर कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। और सीटीटी में इस पर सवाल आते होंगे। अक्सर सीटीटी में अक्सर सवाल आता है कि ठोस से अमूर्त की यात्रा का सबसे अहम पड़ाव कौन सा है, और उसका जवाब यही रिप्रेजेंटेशन स्टेज है। यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। एक बार जब रिया ने चीजों को कागज पर उतारना सीख लिया, तब आता है 5वां चरण, प्रतीकीकरण का चरण, सिंबलाइजेशन स्टेज। क्या अब हम उस मैथ्स के करीब आ रहे हैं जिसे हम और आप पहचानते हैं? हाँ, अब हम गणित की फॉर्मल लैंग्वेज में एंटर कर रहे हैं। अब टीचर रिया से कहती है, देखो, हर बार 5 ब्लॉक्स का चित्र बनाना तो बहुत मेहनत का काम है। हमारे पास इसके लिए एक शॉर्टकट है, एक सिंबल है। हम इसे 5 लिखते हैं। अच्छा। और जोड़ने के लिए चित्र बनाने की जगह हम एक छोटा सा निशान प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब रिया 2 ब्लॉक्स और 3 ब्लॉक्स का चित्र बनाने के बजाय सीधे 2 + 3 = 5 लिखना सीखती है। ये तो बहुत बड़ी छलांग है। ये बहुत बड़ी छलांग है, लेकिन ये अब डरावनी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिया को पता है कि इस 2 का मतलब क्या है। उसने खुद अपने हाथों से 2 ब्लॉक्स उठाए हैं। हाँ? उसे पता है कि इस प्लस का मतलब क्या है। उसने खुद 2 ढेरियों को मिलाया है। अच्छा। और उसे पता है कि इस = का मतलब है कि दोनों तरफ की चीजें बराबर हैं। ये सिंबल्स अब उसके लिए बेमतलब के निशान नहीं है। ये उसके अपने अनुभवों का निचोड़ है, उनका शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल। ये तो अद्भुत है। मतलब बच्चा अपनी खुद की गणित की भाषा बना रहा है, या यूं कहें कि उस भाषा को खोज रहा है। अब आता है आखिरी, छठा चरण, औपचारिकीकरण का चरण, फॉर्मलाइजेशन स्टेज। यहाँ क्या होता है? क्या यहाँ सब कुछ एक साथ आता है? बिल्कुल, ये वो स्टेज है जहाँ रिया अब तक के अपने सभी अनुभवों को एक सिस्टम में ढालती है। अच्छा। अब वो गणित के फॉर्मल रूल्स, प्रॉपर्टीज और एक्सियम्स को सीखने के लिए तैयार है। ये सवाल, अंत में तो हम नियमों और सूत्रों पर ही आ गए, तो ये रटने से अलग कैसे हुआ? यही डीन्स के सिद्धांत की सबसे खूबसूरत और गहरी बात है। फर्क जमीन आसमान का है। पारंपरिक तरीके में बच्चा नियम से शुरुआत करता है, जिसके पीछे का क्यों उसे पता नहीं होता। डीन्स के तरीके में बच्चा नियम पर खत्म करता है, लेकिन वो नियम उसकी अपनी खोज का नतीजा होता है। मतलब उसे पता है कि a + b = b + a क्यों होता है, क्योंकि उसने खुद 2 ब्लॉक्स में 3 ब्लॉक्स जोड़े और फिर 3 में 2 जोड़े और दोनों बार नतीजा 5 ही पाया। उसके लिए नियम कोई आदेश नहीं है, बल्कि उसके अनुभव का फॉर्मल स्टेटमेंट है। इसलिए ये ज्ञान गहरा और मीनिंगफुल है, सिर्फ रटी हुई जानकारी नहीं। ये तो सीखने की पूरी फिलॉसफी ही बदल देता है। इन 6 चरणों के अलावा हमारे सोर्सेज में डीन्स के 2 और बड़े सिद्धांतों का जिक्र है। पहला है बहुरूप सिद्धांत, मल्टीपल एम्बॉडीमेंट प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल और पावरफुल है। ये सिद्धांत कहता है कि एक ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे कि संख्या 5, उसे बच्चे को कई अलग अलग तरीकों और मटेरियल से सिखाया जाना चाहिए। मतलब सिर्फ ब्लॉक से ही नहीं सिखाना है? जी नहीं। रिया को 5 का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उसे 5 ब्लॉक्स भी दिखाएं, 5 मोती भी, उसकी 5 उंगलियां भी गिनवाएं। अच्छा।
संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर 5 कहाँ है ये भी बताएं और 5 बिल्लियों का चित्र भी बनवाएं। तो इससे क्या होता है? जब रिया एक ही कॉन्सेप्ट को इतने अलग अलग रूपों में देखती है तो उसका मेंटल मॉडल बहुत मजबूत बनता है। वो समझ जाती है कि 5 का आइडिया ब्लॉक्स या मोतियों से बंधा नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है जो कहीं भी हो सकती है। और दूसरा सिद्धांत है गतिशील सिद्धांत, डायनामिक प्रिंसिपल। ये सिद्धांत एक तरह से इन 6 चरणों का गाइडिंग प्रिंसिपल है। अच्छा। ये बस इतना कहता है कि सीखने की प्रक्रिया हमेशा एक फिक्स्ड डायरेक्शन में चलनी चाहिए। पहले खेल, फिर स्ट्रक्चर और अंत में प्रैक्टिस। यानी ठोस से अमूर्त की ओर, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एक टीचर को ये पक्का करना चाहिए कि वो बच्चे को सीधे 5वें स्टेज पर ना ले जाए। उसे धैर्यपूर्वक हर स्टेज से गुजरने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखें तो सीटीईटी परीक्षा के नजरिए से डीन्स का सिद्धांत इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सीटीईटी सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको फैक्ट्स पता है या नहीं, वो ये देखता है कि आप बच्चों को सिखाने की साइकोलॉजी समझते हैं या नहीं। डीन्स का सिद्धांत इस नजरिए से एकदम परफेक्ट है। पहला, ये गणित को एक्टिविटी बेस्ड और मजेदार बनाता है। दूसरा, ये चाइल्ड सेंट्रिक है, यानी बच्चे को केंद्र में रखता है। तीसरा, ये रटने की बजाय कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 की आत्मा से जुड़ता है, जो लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने की बात करती है। हाँ बिल्कुल, करके सीखने की। अगर परीक्षा में एक लाइन का सवाल आ जाए कि डीन्स के सिद्धांत का सार क्या है, तो सबसे सटीक जवाब क्या होगा? हमारे सोर्सेज के हिसाब से सबसे सटीक जवाब होगा, डीन्स का सिद्धांत खेल आधारित शिक्षण पर बल देता है, जो ठोस अनुभवों यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस से शुरू होकर 6 चरणों के माध्यम से अमूर्त गणितीय ज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल नॉलेज तक जाता है। इस एक लाइन में पूरी थ्योरी का निचोड़ है। जी, बहुत बढ़िया। आज हमने ज़ोल्टन डीन्स के गणित सीखने के सिद्धांत को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया है। हमने रिया के सफर के जरिए उनके 6 चरणों, फ्री प्ले से लेकर फॉर्मलाइजेशन तक को समझा और ये भी जाना कि मल्टीपल एम्बॉडीमेंट और डायनामिक प्रिंसिपल क्या हैं। ये साफ है कि डीन्स का तरीका बच्चों को सवाल हल करने वाली मशीन नहीं बल्कि एक गणितीय विचारक, एक मैथमेटिकल थिंकर बनाता है। बिल्कुल, ये बच्चों को गणित का खोजकर्ता बनाता है, जो क्या के साथ साथ क्यों और कैसे भी जानना चाहता है। तो आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ें। जरूर। देखिए, डीन्स का सिद्धांत कागज पर, और जब हम एक एक बच्चे की बात करते हैं तो बहुत बहुत क्रांतिकारी लगता है। लगता तो है, लेकिन जरा एक प्रैक्टिकल स्थिति के बारे में सोचिए। असल क्लासरूम में। हाँ, आप एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। आपकी क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, जो कि एक आम बात है। बिल्कुल, और सबकी सीखने की रफ्तार अलग है, संसाधन सीमित हैं, सिलेबस पूरा करने का प्रेशर भी है। ऐसे में इस सिद्धांत को अपनी क्लासरूम में लागू करने की सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती क्या होगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आप हर बच्चे को उसके अपने स्टेज के हिसाब से सिखा सकते हैं? और अगर नहीं तो क्या कोई बीच का रास्ता है? इस पर सोचना हर भावी शिक्षक के लिए बहुत जरूरी